हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम अपना मई 2023 के करंट अफेयर श्रृंखला को शुरू करेंगे, जिसमें अभी तक हमने जनवरी 2023, अब फरवरी 2023, मार्च 2023, अप्रैल 2023 की करंट अफेयर श्रृंखला को कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी सेक्शन वाइज, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में पढ़ा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ा, सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित, संस्कृति से संबंधित सभी टॉपिक से अलग अलग एक एक लेक्चर वाइज प्रत्येक क्लास को डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से हम मई महीने की भी करंट अफेयर श्रृंखला को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और इसके अंतर्गत देखते हैं कि मई 2023 के अंतर्गत क्या क्या समसामयिकी घटना रही, उनके मुख्य बिंदुओं पर पहले देख लेते हैं। जैसे राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत आता है, राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत आएगा राज्य व्यवस्था और शासन के अंतर्गत इसमें पहला आता है टॉपिक पहला आता है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अध्यादेश 2023 के बारे में बताता है। दूसरा आता है मॉडल जेल अधिनियम 2023 के बारे में। फिर संक्षिप्त सुर्खियां हैं कि राज्य व्यवस्था से संबंधित जैसे सचेतक क्या होता है, अनुच्छेद 142 के बारे में, जिला न्यायालय न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होना, ई शासित राज्य, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इंटरनेट शटडाउन, नार्को एनालिसिस टेस्ट, इन सब के संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से अंतर्गत टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कि किसकी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, ग्रुप 7 के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, भारत एवं अन्य देशों के बारे में क्या संबंधित सुर्खियां रही उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत में चर्चा करेंगे, जैसे जनसांख्यिकी, लाभांश, भारत में ग्रामीणीकरण, डिजिटल सिटीज 2.0। इसी तरीके से संबंधित सुर्खियाँ क्या मई माह में रही उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा से संबंधित टॉपिक में चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, उससे संबंधित सुर्खियाँ रहेंगी। पर्यावरण से संबंधित टॉपिक में जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का डीकार्बनाइजेशन कैसे हुआ, उसके संदर्भ में इसकी विस्तृत में चर्चा करेंगे एक एक सेक्शन वाइज। फिर गैस आधारित अर्थव्यवस्था, इस तरीके से सब इसकी विस्तृत में चर्चा करेंगे। अब आता है जैसे सामाजिक मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, नीति शास्त्र में संदर्भ में, और सुर्खियों में रही योजनाओं के संदर्भ में इस मैगजीन को कवर अप करेंगे, जैसा कि पहले वर्षों की कंप्लीट कराई जा चुकी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आता है राज्य व्यवस्था एवं शासन। राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत हमारा सब टॉपिक रहेगा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अध्यादेश 2023 के बारे में। इसके बारे में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 के बारे में सुर्खियों में क्यों रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अध्यादेश 2023 जारी किया है। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किया जाएगा। तो जो हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य शासन अध्यादेश 2023 को जारी किया है, इसके अंतर्गत इस अध्यादेश में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किया जाएगा। इससे संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाओं, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर दिल्ली सरकार के अधिकार को बरकरार रखा है। इस अध्यादेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को प्रभाव को खत्म किया गया है। अध्यादेश के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो इसके अंतर्गत पहला बिंदु आता है कि सेवाओं को पर कानून बनाने की शक्ति। इस अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होती है। सेवाओं में दिल्ली सरकार की कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण तथा सतर्कता से संबंधित मामले शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में इसमें एक नई वैधानिक प्राधिकरण के रूप में इसका गठन किया गया है। यह प्राधिकरण स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संदर्भ में उपराज्यपाल को सिफारिश करेगा।
नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे, जिसमें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होंगे वह इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा तय किए गए सभी मामलों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा और प्रधान सचिव व मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। इसके संदर्भ में प्रमुख बिंदु है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उपराज्यपाल की शक्तियां के संदर्भ में उपराज्यपाल की शक्तियां अपने विवेकाधिकार पर कार्य करेंगी, विवेकाधिकार से करेगा, और यह है अध्यादेश प्राधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार करने या उन्हें पुनर्विचार करने के लिए वापस करने की शक्ति देकर यह उपराज्यपाल की विवेकाधीन भूमिका का विस्तार करता है। इसके अंतर्गत NCC, SA और LG के बीच मतभेद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति LG के पास होगी, मतलब उपराज्यपाल के पास इन दोनों के निर्णय लेने की शक्ति होगी अगर दोनों में मतभेद होता है तो। अब आता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में। जब केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती हैं तो उन्हें अध्यादेश कहा जाता है। संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सत्र के नहीं होने पर अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी करने के प्रावधान में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935 में भी था। संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 में अध्यादेश संबंधी उपबंध किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसी तरह अनुच्छेद 213 भी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव विधायिका द्वारा पारित कानून के समान ही होते हैं, हालांकि ये कानून अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अध्यादेश सदन के अगले सत्र में शुरू होने की तिथि के 6 माह तक ही वैध रहता है। यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों पर अपने सत्र शुरू करते हैं तो उन तिथियों में से बाद की तिथि को प्रभावी माना जाएगा, और यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल इसे वापस ले लेता है या दोनों सदन इसे स्वीकार करते हुए संकल्प पारित कर लेते हैं तो अध्यादेश पहले से भी समाप्त हो सकता है। अध्यादेश केवल उन्हीं मामलों पर जारी किए जा सकते हैं जिन पर संसद या विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। साथ ही इन अध्यादेशों की भी वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की होती हैं। इसके संदर्भ में अब आता है कि हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो यह कौन कौन से अध्यादेश हैं, कौन कौन से निर्देश हैं जिसके तहत वह निर्देश जारी नहीं कर सकता है। जैसे पहला आता है कि यदि समान उपबंधों वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, और यदि राज्यपाल समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना आवश्यक समझे, और यदि समान उपबंधों वाला राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना ही अमान्य हो गया हो। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख बिंदु हैं। अब आता है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 2023 में आया हुआ है उसके संदर्भ में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 239A का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 7वीं अनुसूची की सेकेंड प्रविष्टि में 41 के तहत आने वाली सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने की शक्ति दिल्ली के निर्वाचित सरकार के पास होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली के विधायी दायरे के भीतर आने वाले मामलों के संदर्भ में NCT दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर निर्भर होगा। इससे संबंधित तथ्यों में जैसे देखा गया है कि अनुच्छेद 239 के तहत तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सबसे पहले समझते हैं कि 239 ये होता क्या। जैसे 59वें संविधान संशोधन 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239A को जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है और इस संशोधन की सिफारिशें S बालकृष्णन समिति ने की हुई थी। इसके तहत NCT दिल्ली के एक प्रशासक के पद और विधानसभा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा को पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी विषयों को छोड़कर राज्य सूची या समवर्ती सूची में दिए गए किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। LG और मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में LG संबंधित मामलों को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज सकता है और इसके बाद राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेंगे उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख बिंदु हैं। अब आता है कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधित न्यायिक घोषणाएं कौन कौन सी की गई हैं। कार्यपालिका द्वारा जब अध्यादेश जारी किया जाता है, जैसे पहला आता है RC कूपर बनाम भारत संघ 1970 के मामले में। इस मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति के फैसले की इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर अध्यादेश को मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा से बचने के लिए पारित किया गया है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। फिर आता है DC वाधवा बनाम
बिहार राज्यवाद 1987 के मामले में। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश जारी करने के लिए कार्यपालिका की विधायी शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया गया। फिर आता है कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1994 के बारे में। इस मामले में न्यायालय ने माना था कि अनुच्छेद अध्यादेश जारी करते समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। तो एक इस बात में कहा गया था, यह कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1994 में इसमें यह प्रावधान किया गया था। अब आता है अध्यादेश जारी करने से संबंधित समस्याएं क्या क्या पैदा होती हैं। पहला तो आता है कि बहुत अधिक उपयोग होना। संविधान आपातकालीन स्थिति में जब विधायिका का सत्र नहीं चल रहा होता है तब कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने का प्रावधान करता है। हालांकि इस प्रावधान का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाता है। फिर आता है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन के संदर्भ में कि इसमें बार बार अध्यादेश जारी कर कानून बनाने की कार्यपालिका की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की मूल भावना के खिलाफ है। फिर आते हैं स्पष्टता के अभाव का होना कि इस अध्यादेश जारी करने के लिए एक आधार के रूप में आपातकालीन स्थिति व आवश्यकता को परिभाषित नहीं किया गया है। जवाबदेही के संदर्भ में कि अध्यादेश द्वारा बनाए गए कानूनों की विधायी जांच अर्थात संसद या विधानमंडल द्वारा संवीक्षा नहीं होती है। इससे संसद विधानमंडल का मूल कार्य बाधित होता है। केंद्र राज्य संबंधों में इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति कई बार केंद्र और राज्य सरकारों के विवाद का कारण बन जाती है। तो इसके संदर्भ में अध्यादेश जारी करने से संबंध में ये प्रमुख समस्या है। इसको निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं तो अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 में उल्लिखित आपातकालीन स्थिति या आवश्यकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके। साथ ही कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करते समय संयम बरतने की आवश्यकता होती है। तो इसे संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित सीमा में ही इसे जारी करना चाहिए। इसके संदर्भ में ये प्रमुख निष्कर्ष है। अब आता है मॉडल जेल अधिनियम 2023 के बारे में। केंद्र सरकार ने एक विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया है। आज़ादी के पहले से लागू जेल अधिनियम 1894 का स्थान लिया है। तो यह किसको रिप्लेस करेगा? यह 1894 के जेल अधिनियम को। अब पढ़ते हैं जेल अधिनियम के बारे में कि जेल अधिनियम 1894 क्या था। 1894 का जेल अधिनियम भारत में जेलों के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित पहला कानून था और 1836 में लॉर्ड मैकाले द्वारा जेल अनुशासन समिति का गठन किया गया और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इस कानून को प्राप्त किया गया या पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार जेल वह स्थान होता है जिसका उपयोग कैदियों में स्थायी या अस्थायी रूप से कैद में रखने के लिए किया जाता है। इस परिभाषा में पुलिस कस्टडी और सहायक जेलों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें कैदियों के लिए रोजगार, उनके स्वास्थ्य और उनसे मिलने वाले या आने वाले लोगों से जुड़े का प्रावधान किए जाते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कानून में कई खामियां मौजूद होती हैं, साथ ही इसे सुधारात्मक उपायों को महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को इस कानून की समीक्षा करने और संबंध में एक नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है और इसके परिणाम स्वरूप एक मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया गया। अब आता है वर्तमान जेल कानून की में सुधार की आवश्यकता क्यों। इसके अंतर्गत पहला आता है जैसे औपनिवेशिक चरित्र के संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जेलों को कामकाजी इसी कानून के तहत चलता है और जबकि इस कानून को अंग्रेजों में राजनीतिक कैदियों का दमन करने के लिए लागू किया जाता है। वर्तमान में भी इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा सकता है और इस पुराने कानून में अभी भी पुरुष कैदियों को कोड़े मारने का प्रावधान है, लेकिन इसमें 30 से अधिक कोड़े मारने की अनुमति नहीं दी गई। अब आता है जेलों को सुधारात्मक बनाने के संदर्भ में 1894 का कानून अपराधियों को हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखने पर केंद्रित है। इसमें कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। आज जेलों को सुधार लाने की संस्था के रूप में जाना जाता है। यह देखा जाता है कैदियों के रहने की बेहतर सुविधा के लिए जेलों को आधुनिक बनाने की जरूरत है, जिसमें कठोर सुरक्षा उपायों के साथ साथ नवीन तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए, इसके अंतर्गत है। तथा इसमें आता है कि इसके अलावा कैदियों को फिर से समाज का हिस्सा बनने में उनकी मदद करने के लिए जेलों में बेहतर जीवन और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता है। जेलों में हत्याएं एवं हिंसाओं के संदर्भ में इसमें जेलों के भीतर हत्याएं और सामूहिक हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर एक गिरोह के सदस्यों ने 33 वर्षीय एक कैदी की कथित तौर पर धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके उदाहरण के संदर्भ में हम देख सकते हैं।
ये कैसी स्थिति है। अब देखते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम होता क्या है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जेल में कैद किसी भी व्यक्ति को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है और इसके तहत जेल में बंद कैदी के साथ साथ विचाराधीन कैदी भी आते हैं। इसके संदर्भ में यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। इसके संदर्भ में संविधान क्या कहता है। संविधान के कुछ प्रावधानों के अनुसार जेल और उनमें बंद व्यक्तियों के जुड़े मामले को राज्य सूची का विषय कहा गया है। इसका अर्थ है कि जेल प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की होती है। साथ ही इस संबंध में उचित कानूनी प्रावधान करने का अधिकार भी केवल राज्यों के पास होता है। इस प्रकार मॉडल जेल अधिनियम या मॉडल अधिनियम राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जिससे ताकि वे इससे अपने क्षेत्राधिकार लागू करके और इसका लाभ उठा सके। इसके संदर्भ में यह संविधान कहता है। अब आता है कि इससे मॉडल जेल अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन कौन से उपबंध शामिल किए गए। जैसे पहला उपबंध आता है अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में कैदियों को पैरोल या फरलों पर रिहा करने या सजा में कमी करने के प्रावधान किए गए। पैरोल किसी कैदी को सशर्त रिहा करने का एक प्रणाली होती है और इसमें एक निश्चित समयावधि के लिए सजा को निलंबित कर दिया जाता है। लंबी अवधि के कारावास के मामले में कैदी को फरलों को रिहा किया जाता है और किसी कैदी को दी गई फरलों की अवधि उसकी सजा से कमी के रूप में जाना जाता है। जमानत का आशय किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई से होता है, जिसमें जमानत उस अवधि के लिए दी जाती है जब मामला कोर्ट में लंबित हो और निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई हो। इसके लिए एक निश्चित धनराशि न्यायालय में जमा करनी होती है। पुलिस थाने के से मिलने वाली जमानत को पुलिस बेल कहा जाता है। सामान्यतः पुलिस बेल के बेल बॉन्ड भरने और किसी व्यक्ति के गारंटर तौर पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अब आता है सुधार और पुनर्वास करने के संदर्भ में कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका कौशल विकास करना, बेहतर रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में इसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडरों कैदियों के लिए अलग जेल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान किया गया है। इसमें उच्च सुरक्षा वाली जेलों की भी स्थापना करना शामिल है। अब आता है इसके अन्य उपाय के अंतर्गत आता है कि इसमें खुली या एक अर्ध खुली जेल के प्रावधान किए गए हैं। अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की सुनवाई करने जैसे प्रावधान भी है। जेल अधिनियम 1894 के साथ साथ जेल कानून 1900 और बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1990 की समीक्षा की गई है, जिसमें प्रासंगिक प्रावधानों को मॉडल अधिनियम में शामिल किया गया है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख नियम है कि ये 2023 में इन उपबंधों को शामिल किया गया है। अब आता है जेलों के समक्ष आने वाली अन्य समस्याओं के बारे में। विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या के संदर्भ में 2021 के लिए जारी भारतीय कारागार सांख्यिकी के अनुसार जेलों में बंद कैदियों में से 77% से अधिक कैदी ऐसे हैं जिनके मामले में कोर्ट विचाराधीन है। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार देश में सभी कैदियों में से 25% कैदी अनपढ़ हैं। कैदियों को रखने की जेलों की क्षमता के संदर्भ में कि इसे 2021 में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत की जेलों में 5,54,034 लोग बंद हैं, जबकि इन जेलों में 4,25,609 लोगों की ही है। दिल्ली की इन जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता 183% होती है। जमानत से मिलने कठिनाई वाले के संदर्भ में कि इस संबंध में निर्णय प्रक्रिया में देरी और जमानत आवेदन दाखिल करने के लिए जरूरी सहायता का अभाव या जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थता जैसी समस्याएं मौजूद होती हैं। इस कारण विचाराधीन कैदी लंबे समय तक जेल में रहने को मजबूर हो जाते हैं और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक अलग जमानत कानून बनाने की पर विचार करने का निर्देश दिया है। अब आता है जेल में अधिकारियों के खाली पड़े पद के संदर्भ में कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में जेल अधिकारियों के 60% से ज़्यादा पद खाली हैं। इसमें मौजूदा अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ता है और यह जेलों के खराब प्रबंधन और जेलों के भीतर होने वाले अपराधों का प्रमुख कारण होता है। जेलों में अप्राकृतिक मौतों के संदर्भ में कि 2021 में जारी भारतीय कारागार सांख्यिकी के अनुसार 2021 में 185 कैदियों की अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हुई, जिसमें 185 कैदियों ने आत्महत्या की है। अब आते हैं जेलों में सुधार हेतु दिए गए सुझावों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कारावास और हिरासत के संबंध में 3 व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है जिनका पालन किया जाना चाहिए। जिसके अंतर्गत पहला सिद्धांत आता है कि इसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जेल में बंद व्यक्ति नॉन पार्सल या अस्तित्वहीन, महत्वहीन, अधिकार से रहित, उपेक्षित या भुला दिया गया व्यक्ति ना बन जाए। दूसरा आता है जेल में बंद व्यक्ति जेल की बाउंड्री के भीतर सभी मानव अधिकारों का हकदार रहे। और तीसरा आता है कि जेल में बंद व्यक्ति पीड़ा को किसी भी तरीके से बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जेल में कैदी होने से व्यक्ति पहले ही कष्ट झेल रहा होता है।
अब आता है जमानत का आसान प्रावधान के संदर्भ में क्या सुझाव दिया गया है। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अनुसार मृत्युदंड पाने वाले अपराध को छोड़कर किसी अन्य अपराध का दोषी व्यक्ति उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अधिक से आधे अधिक समय में जेल बंद है। वह जमानतदार की सहायता से या इसके बिना जमानत पर रिहा होने का हकदार होता है। जमानत के मामलों के निपटान के संदर्भ में कि हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत का सिद्धांत एक मानदंड है, जबकि जेल में रहना एक अपवाद है। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत अर्जियों के शीघ्र निपटान का आदेश दिया है। मुल्ला समिति के संदर्भ में भारत सरकार ने 1980 में न्यायमूर्ति A.N. मुल्ला की अध्यक्षता में जेल सुधारों की एक समिति का गठन किया है। यह समिति की प्रमुख सिफारिशों के अंतर्गत आता है, पहला कि जेल कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें अलग अलग कैडर्स में संगठित किया जाना चाहिए। भारतीय कारागार एवं सेवा सुधार नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की आवश्यकता है। सजा समाप्त होने के बाद देखभाल, पुनर्वास, प्रोबेशन जेल सेवाओं की एक अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रेस और अन्य लोगों को समय समय पर जेलों में संबद्ध सुधार संस्थानों के अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए और विचाराधीन कैदियों को जेलों में कम से कम समय तक रखा जाना चाहिए और उनसे दोषियों से दूर रखा जाना चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ सुझाव दिए गए। अब जेल सुधारों के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। जैसे पहला आता है मॉडल जेल नियमावली 2016 के बारे में। भारत सरकार ने 2016 में मॉडल जेल नियमावली को प्रस्तुत किया है। इस नियमावली का उद्देश्य पूरे देश में जेल के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन में संबंधित कानूनों, नियमों, विनियमों से बुनियादी एक रूपता लाना है। हालांकि केवल 11 राज्यों के अनुशासित प्रदेशों ने ही इस नियमावली को अपनाया है। अब आते हैं खुली जेल के संदर्भ में। खुली जेल के संदर्भ में यह भी जेल के एक प्रकार ही होता है जिसमें कैदी कम से कम निगरानी और एक निश्चित सुरक्षा के घेरे के भीतर अपनी सजा पूरी करते हैं। इन जेलों में कैदियों को कोठरियों में बंद नहीं किया जाता है। इसमें राजस्थान में सजा सुधारात्मक रूप को बढ़ावा देने के लिए खुली जेल मॉडल को अपनाया गया है और इसमें कैदियों के जीवन को बेहतर बनाने में सफलता मिली है। खुली जेलों में बंद जेलों की तुलना में 92% कम कार्मिकों की आवश्यकता होती है। साथ ही ऐसे जेलों में प्रति कैदी केवल 500 रुपये मासिक खर्च ही आता है। इसमें खुली जेल के संदर्भ में अब आता है संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में। पहला होता है व्हिप जारी करना या सचेतक के संदर्भ में कि ये होता क्या है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके संदर्भ में क्या निर्णय दिए गए हैं। अब आता है हाल ही में शिवसेना में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना निर्णय लिया है। किसके संदर्भ में लिया है? शिवसेना के मामले में। इसमें कहा गया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार सचेतक या दल का नेता नियुक्त करने की शक्ति राजनीतिक दल के पास है, ना कि विधान दल के पास। इसमें स्पष्टता कहा गया है। न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियों में कहा गया है कि सचेतक की नियुक्ति के संदर्भ में कहा है कि विधानसभा या लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर का परीक्षण करने के बाद संबंधित राजनीतिक दल के संविधान के आधार पर उस दल द्वारा अधिकृत सचेतक और नेता को मान्यता देनी चाहिए। विधान दल को राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देना और शासन की संवैधानिक प्रणाली की भावना के प्रतिकूल है। अयोग्यता का फैसला अध्यक्ष करेगा। इसके संदर्भ में कि सदस्यों को अयोग्यता का फैसला कानून द्वारा स्थापित करने प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जाना चाहिए। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अध्यक्ष इस पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है। इसमें 10वीं अनुसूची में दल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल दिया है कि अध्यक्ष को अयोग्यता संबंधी लंबित याचिकाकर्ताओं पर यथोचित समय सीमा से निर्णय लेना चाहिए। विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, भले ही उनकी अयोग्यता संबंधित कोई भी याचिका लंबित हो। शक्ति परीक्षण के संदर्भ में या फ्लोर टेस्ट के संदर्भ में इसमें राज्यपाल शक्ति परीक्षण कराने का आदेश तभी जारी करेगा जब उसे इस बात से पर्याप्त तथ्य हो जाए कि सरकार ने सदन में विश्वास खो दिया है। अब भारत में व्हिप किस तरीके से जारी होता है इसके संदर्भ में अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट का शिवसेना के संदर्भ में जो निर्णय दिया गया उसके संदर्भ में कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखा। अब देखते हैं कि भारत में व्हिप के संदर्भ में कि व्हिप सदन में किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को कुछ निश्चित निर्देशों के पालन के लिए जारी लिखित आदेश है। साथ ही इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए राजनीतिक दल के अधिकृत सदस्यों को भी व्हिप या सचेतक कहा जाता है। सभी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सकते हैं और व्हिप जारी करने के लिए राजनीतिक दल सदन के अपने एक वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करते हैं और इस सदस्य को मुख्य सचेतक कहा जाता है और उसकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त सचेतक की भी नियुक्ति की जाती है। अब आता है अनुच्छेद 142 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वह अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपत्ति के तलाक को सीधे मंजूरी दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है कि किसी भी दंपत्ति के तलाक को सीधी मंजूरी अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दी जा सकती है।
अब आता है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ने कहा कि यदि पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह होने की संभावना बची नहीं है, तब वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा किए बिना तलाक की मंजूरी दे देता है। किसके तहत? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के क्लॉज 2 के अनुसार जिला न्यायालय को दंपत्ति द्वारा तलाक की मांग करने वाली अर्जी दाखिल करने की तारीख से 6 माह के बाद और उसी तारीख के 18 महीने के पहले कारणों से स्पष्ट तौर पर तलाक का आदेश पारित करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया दिया है कि पति पत्नी को बीच सुलह होने की गुंजाइश नहीं बच रहने के आधार पर तलाक देना अधिकार नहीं बल्कि विवेक का विषय हो जाएगा। और संविधान 142 क्या कहता है? इस विषय में सुप्रीम कोर्ट को उन मामलों में पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है और जहां कानून या सांविधिक कई बार कोई उपचार या प्रदान नहीं करता। अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियां अपनी प्रकृति में व्यापक हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों के तहत इसके दायरे व सीमा को परिभाषित किया है, जिसके कुछ उदाहरणों को संदर्भ में देख सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला उदाहरण आता है प्रेमचंद गर्ग वाद 1962 के संदर्भ में। इस निर्णय में अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियों के प्रयोग की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 142 के व्यापक दायरे का उल्लेख करते हुए पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश दिया था। पीड़ित सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद 1988 के 98 के संदर्भ में निर्णय लिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियां पूरक के रूप में है। इन शक्तियों को मूल कानून को बदलने और उस पर प्रभावी होने के उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख शक्तियां हैं। इसी तरीके से जब ये शक्तियां लागू की गई तो उसमें अनुच्छेद 142 के तहत कुछ आलोचनाएं प्रकट हुई। अनुच्छेद 142 की आलोचना में आता है कि इस अनुच्छेद के तहत शक्तियों का व्यापक प्रकृति और मनमानी और अस्पष्टता है, पूर्ण न्याय शब्दावली की मानक परिभाषा है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का इसमें उल्लंघन किया गया है। तो इसकी एक आलोचना के संदर्भ में अब पढ़ते हैं जिला न्यायालय के संदर्भ में कि जिला न्यायालय के संदर्भ में क्या मई माह में संबंधित सुर्खियां रही हैं और इससे रिलेटेड क्या करंट में इशू उठे। जैसे जिला न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता कहा है कि जिला न्यायालय स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हुआ है। न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद का फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से कुछ सिद्धांतों में प्रकाश डाला है और इनमें शामिल है जैसे जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता समान रूप से संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, क्योंकि यह कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुंच संविधान के भाग 3 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। जिला न्यायालय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन या अन्य सेवा शर्तों के मामलों में देश भर में एक रूपता बनाए रखी जानी चाहिए। शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में इसमें न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए। पदनाम और सेवा शर्तों में एक रूपता के संदर्भ में इसमें एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों के समान पद की नियुक्ति के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान होती हैं। न्यायालय में एक रिकॉर्ड के अनुसार जिला न्यायालयों में एक दिन में लगभग 11 लाख मामले की सुनवाई होती है और जिला न्यायाधीश जिले के सर्वोच्च न्याय के प्राधिकारी होते हैं। अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामकरण राज्य निर्धारित करते हैं और इस कारण जिला न्यायाधीशों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग हो सकती है और जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित होते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति हाईकोर्ट के परामर्श से राज्य का राज्यपाल करता है। अब पढ़ते हैं हाईकोर्ट में जिला या सत्र न्यायालय के संदर्भ में जैसे सिविल या दीवानी मामले में, क्रिमिनल या फौजदारी मामले में। सिविल मामले में जैसे अधीनस्थ न्यायालय होता है और मुंसिफ कोर्ट होता है और उसके बाद जो क्रिमिनल या फौजदारी मामला होता है जिसमें मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत होती है, उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत होती है। इसके संदर्भ में जिला एवं सत्र न्यायालय का डिफरेंसेस है। अब आता है न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होने के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने भारतीय पुलिस सेवा के एक पूर्व अधिकारी की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग करने से मना कर दिया। किसी मामले में हितों को संभावित टकराव की स्थिति में एक न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण छवि से बचने के लिए मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर सकता है, अर्थात वह उस मामले पर सुनवाई से करने से बच सकता है अथवा स्वयं को उस मामले से अलग कर सकता है। न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होने के जुड़े कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिसमें निमो जुडिक्स इंसुआ कौसा अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने हितों से जुड़े मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। और वर्ष 1924 में इंग्लैंड के तत्कालीन लॉर्ड चीफ जस्टिस ने रेक्स बनाम ससेक्स जस्टिस मामले में यह प्रतिपादित किया था कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। इस केस में कहा गया था
भारत में न्यायाधीशों द्वारा स्वयं की सुनवाई से अलग करने से संबंधित कोई संहिताबद्ध नियम नहीं और मामले में अलग होने का फैसला पूरी तरह से न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर करता है। अब आता है मामले की सुनवाई से अलग होने के दो तरीके हैं। पहला होता है कि स्वतः जहां एक न्यायाधीश स्वयं मामले की सुनवाई से बाहर हो जाता है, और दूसरा होता है कि जब कोई पक्षकार किसी मामले में न्यायाधीशों के पक्षपाती होने या उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत हित को महत्व देने की संभावना जताते हुए इसे सुनवाई से अलग करने की याचिका दायर करता है। इसके संदर्भ में है। अब आता है सुनवाई से अलग होने से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में। रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ 1987 बाद में किसी मामले में शामिल पक्षकार द्वारा प्रकट की गई आशंका की तार्किकता के आधार पर ही यह निर्धारित होगा कि इस मामले में पूर्वाग्रह की संभावना है या नहीं। और पश्चिम बंगाल बनाम राज्य बनाम शिवानंदा पाठक बाद में इस मामले में न्यायालय ने न्यायिक पूर्वाग्रह को किसी मामले या किसी मुद्दे पर एक विशेष तरीके से निर्णय लेने के लिए एक पूर्व निर्धारित राय के रूप में परिभाषित किया हुआ है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय है। अब आता है ई शासित राज्य के बारे में। हाल ही में केरल भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। इसने अपने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का शीघ्र और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करते हुए कई सेवाओं का डिजिटलीकरण किया है। ई गवर्नेंस का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से होता है। इस गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग जैसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। ई गवर्नेंस के तहत केरल सरकार के कुछ पहलों में आता है। पहला आता है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना। इसमें इंटरनेट के उपयोग को नागरिकों का एक अधिकार बना दिया और ई सेवानम में यह तालुका स्तर पर कार्यालयों के लिए 900 सार्वजनिक सेवाओं हेतु एकल पोर्टल विकसित किया गया है। अब आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में। इस सूचकांक में भारत 180 देशों में भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें शीर्ष 3 देशों में नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क आते हैं। इस सूचकांक को पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता करने और इसकी रक्षा करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए दुनिया के अग्रणी गैर सरकारी संगठनों में से एक कहा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत 5 प्रासंगिक संकेतक को शामिल किया गया है, जिसमें आता है राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। इसके अंतर्गत 5 प्रासंगिक संकेतक आते हैं। अब आता है इंटरनेट शटडाउन के संदर्भ में। इंटरनेट शटडाउन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन मामले में कई दिशा निर्देश लागू करने के लिए सरकार को एक नोटिस जारी किया। अनुराधा भसीन मामले 2020 में संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त करने के समय जम्मू कश्मीर राज्य में मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध पर चुनौती दी गई थी। अनुराधा भसीन मामले के संदर्भ में कुछ प्रमुख दिशा निर्देश हैं, जिसमें पहला आता है कि दूरसंचार सेवा में अस्थायी निलंबन नियम 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अनुचित है। निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी छवि के लिए ही किया जाता है। निलंबन नियमों के तहत जारी इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को आनुपातिक सिद्धांत का पालन करना चाहिए। साथ ही इस निलंबन को आवश्यक अवधि के आगे नहीं बढ़ाना जाना चाहिए। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने के लिए कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। और इसके अतिरिक्त न्यायालय में यह भी कहा है कि इंटरनेट के माध्यम से वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता क्रमशः अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवैधानिक अधिकार के संधि रूप में संरक्षित अधिकार किया गया। अब आता है भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान कौन से हैं। जब कहीं भी कोई हिंसा या फिर कोई सामाजिक गतिविधि होती है तो उसके संदर्भ में इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में भारत में क्या इससे संबंधित प्रावधान है, प्रावधान को पढ़ते हैं। वर्तमान में दूरसंचार सेवा का निलंबन या इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवा पर स्थायी निलंबन और लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017 द्वारा शासित होता है। इन नियमों में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को अधिसूचित किया गया है। 2017 के नियम लोक आपातकाल के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवा को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करते हैं और इनमें सेवाओं के लिए एक बार में केवल 15 दिनों के बाद ही बंद किया जा सकता है। अब आता है नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में। हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कथित आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। इसके संदर्भ में
नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथल नामक दवा को संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है। सोडियम पेंटोथल को टूथ सीरम भी कहा जाता है। इस इंजेक्शन के कारण व्यक्ति की आत्म चेतना कम हो जाती है और इसमें व्यक्ति बोलने से पहले सोचने समझने की स्थिति में नहीं रह सकता और वह आशा की जाती है कि वह सही जानकारी देगा। यह टेस्ट एक मनोवैज्ञानिक, एक जांच अधिकारी या एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन और देखरेख में किया जाता है। इसके संदर्भ में है। अब आता है सेल्फी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य वाद। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी भी व्यक्ति को नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफिक टेस्ट की उसकी अनुसहमति के बिना नहीं किया जा सकता। इस निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट कराया जाता है। पहला अनुच्छेद आता है कि संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण के संदर्भ में कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कहा गया है कि इसमें क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए इसका न्यायिक रूप से विस्तार किया गया। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से यह टेस्ट कराना चाहता है उसे अपना वकील रखने का भी अधिकार होता है और पुलिस और वकील को उसे समझाने का दायित्व है कि इस टेस्ट के शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी प्रभाव को क्या हो सकते हैं। हालांकि नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार यदि कोई अभियुक्त स्वेच्छा से कोई जानकारी प्रदान करता है तो और पुलिस अधिकारी से पहले ही पता चल चुके हैं तो किसी तथ्य में उसका स्पष्ट रूप से मिलान होता है तो उस जानकारी के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब आता है पॉलीग्राफिक टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में। पॉलीग्राफिक टेस्ट यह एक दैहिक परीक्षण का एक दूसरा प्रकार होता है जिसमें इस टेस्ट में व्यक्ति के शरीर से कोई पदार्थ इंजेक्ट नहीं किया जाता और इस टेस्ट में कुछ उपकरणों को व्यक्ति के शरीर में जोड़ा जाता है और इस उपकरणों की मदद से संबंधित व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, श्वास, श्वेत ग्रंथियां और रक्त प्रवाह को मापा जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति के कुछ सवाल किए जाते हैं और जिनका उन्हें जवाब देना होता है। पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है। एक दूसरा आता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट या P300 टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट में दैहिक व्यवहार की बजाय व्यक्ति के मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों की मैपिंग की जाती है। यह पॉलीग्राफिक टेस्ट की तरह ही किया जाता है। ब्रेन मैपिंग न्यूरो इमेजिंग क्षेत्र के पहलुओं को कवर कर सकती है क्योंकि यह मस्तिष्क की ऐसी छवियां तैयार करती है जिसके अतिरिक्त डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण में सहायता में बेहतर बनाया जा सकता है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख टेस्ट का परीक्षण है। यहाँ पर यह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संदर्भित जो टॉपिक है इस मई माह के करंट अफेयर का वह फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।